Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss the topic is gliding. What causes a glider remain in air? अब ग्लाइडर क्या है हमारे पास? एक छोटा सा एरोप्लेन है विदाउट इंजन. A glider looks like a small aeroplane without engine. इंजन के बगैर एक हमारे पास छोटा सा एरोप्लेन है जो कि किस चीज़ को यूटिलाइज करता है? यूटिलाइज करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर. ग्लाइडर पायलट्स यूज एयर करंट्स, यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट. अब ग्लाइडर पायलट्स एज ए फ्यूल किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं? हॉट एयर करंट्स को, गर्म हवा को. गर्म हवा जब ऊपर की तरफ उड़ती है तो वो जो ग्लाइडर पायलट्स होते हैं, ग्लाइडर्स जो होते हैं, वो उन एयर्स के ऊपर, जिन्हें हम एयर करंट कहते हैं, उनके ऊपर सवार हो जाते हैं और वो हवा के अंदर रहते हैं. ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, these rising current of hot air are called thermals. अब ये rising current जो हमारे पास hot air upward मूव कर रही है, इसे हम rising current कहेंगे of hot air, गर्म हवा का, जिसे हम कहेंगे thermals. It means जो ग्लाइडर पायलट्स यूज करते हैं वो थर्मल्स को यूटिलाइज करते हैं और थर्मल्स के जरिए हवा के अंदर रहते हैं. और इट मीन्स ये थर्मल्स जो हैं वो एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो ग्लाइडर पायलट्स के लिए. ग्लाइडर्स राइड ओवर दीज थर्मल. अब ग्लाइडर्स इन थर्मल्स के ऊपर सवार हो जाते हैं. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट इन दीज थर्मल हेल्प देम टू स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड. हाँ जी, ये जो हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट है एयर करंट की, इन थर्मल्स को वो हेल्प आउट करते हैं कि टू स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड तक तो वो हवा के अंदर रहते हैं और हवा के अंदर उड़ते रहते हैं. तो ये हमारे पास ये यूटिलाइज करते हैं इन थर्मल्स को. ग्लाइडर्स इन थर्मल्स को यूटिलाइज करते हुए हवा के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं. आगे क्वेश्चन है उसने किया हुआ है, हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. अब ये जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं, परिंदे, ये परों को फिड़फिड़ाए बगैर हवा के अंदर कैसे रहते हैं? हाउ डू थर्मल्स कैसे हेल्प आउट करते हैं बर्ड्स को, परिंदों को, टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट देयर फ्लैपिंग देयर विंग्स. अपने परों को फिड़फिड़ाए बगैर काफ़ी टाइम तक ये बर्ड्स हवा के अंदर जो रहते हैं, तो थर्मल्स कैसे हेल्प आउट उनको करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स एंड सर्कल इन दीज थर्मल्स. अब बर्ड्स अपने जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं, उनको फैला लेती हैं और सर्कल्स, उन थर्मल के अंदर सर्कल्स की फॉर्म में क्या करते हैं? मूव करते हैं. अक्सर हम देखते हैं हॉट डेज में, गर्म दिनों में, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो हवा के अंदर ऐसे मूव करते रहते हैं, जस्ट लाइक एज एन एरोप्लेन. जैसे एरोप्लेन मूव करता रहता है, तो वो सर्कल्स के अंदर उन थर्मल्स के ऊपर मूव करते रहते हैं. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर है, हवा की जो अपवर्ड मूवमेंट है ऊपर की तरफ, हेल्प्स बर्ड्स टू क्लाइंब अप विद इट, जिससे वो परिंदों को हेल्प आउट करते हैं कि वो उनके ऊपर सवार हो जाएं. इनमें जो बेस्ट हमारे पास बर्ड्स हैं जो थर्मल क्लाइंबर हैं, उनमें ईगल्स हैं हमारे पास, उकाब, हॉक्स एंड वुल्सेस वगैरह, ये गिद्ध वगैरह जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, मुर्दा जानवरों को खाने के लिए जो आ जाते हैं, ठीक है, ये बेस्ट क्या है हमारे पास, आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स. एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर हैं. एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से. आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट, हाँ जी, फ्री लिफ्ट लेने के बाद, मतलब थोड़ा सा अपने परों को फिड़फिड़ाने के बाद, बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. तो कई घंटों तक उस हवा के अंदर उन थर्मल्स के ऊपर वो सवार रहते हैं और वो मूव करते रहते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने परों को फिड़फिड़ाए बगैर.
तो मतलब ये है कि इस फॉर्म में वो मूव करते रहते हैं और ज़्यादा उनको फोर्स नहीं लगानी पड़ती, उन्हीं थर्मल्स के ऊपर वो सवार रहते हैं और मूव करते रहते हैं। तो ये हमारे पास वो ईगल्स हैं, हॉक्स हैं एंड वुल्चर्स हैं, ये हमारे पास वो बर्ड्स हैं जो कि इन थर्मल्स को यूटिलाइज करते हुए फॉर एन आवर्स, ठीक है, कई घंटों तक हवा के अंदर रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन। हाँ जी, पहले हमने पढ़ा कंडक्शन, फिर हमने पढ़ा कन्वेक्शन। तो कंडक्शन किस में था? मेटल्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट, और कन्वेक्शन क्या था? लिक्विड एज वेल एज इन गैसेज। हाउ द सन एनर्जी या हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ, अर्थ तक कैसे पहुंचती है? वो ना ही कंडक्शन के जरिए पहुंचती है ना ही कन्वेक्शन के जरिए पहुंचती है, क्योंकि सन से लेकर अर्थ तक हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, खाला है। तो कुछ फासले तक हमारे पास जो से ना वो ये स्पेस बनती है और उसके बाद हमारे पास जो से ना वो एयर स्टार्ट होती है। तो थर्ड मोड विच इज़ द ट्रांसफर, विच इज़ द रेडिएशन। तो सन एनर्जी या हीट एनर्जी रीचेज फ्रॉम द सन टू अर्थ बाय एन अदर मेथड विच इज़ रेडिएशन। रेडिएशन के जरिए, रेडिएशन जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में रेडिएशन की शक्ल में हमारे पास सन एनर्जी, हीट एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मीन्स जो रेडिएशन है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऐसी वेव्स जिनके ट्रांसफर करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत ना हो। तो स्पेस आ जाती है, स्पेस में हीट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो रेडिएशन या ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं रेडिएशन के। रेडिएशन के कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला हमारे पास कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। हाँ जी, कलर के ऊपर डिपेंड करता है रेडिएशन, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं रेडिएशन को इमिट करने की और एब्जॉर्ब करने की और रिफ्लेक्ट करने की। जो प्रॉपर्टीज होती हैं हीट को, वो कलर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, और सरफेस की बनावट कैसी है। टेक्सचर किसको बोलेंगे? बनावट को, कि वो ऑब्जेक्ट कैसा बना हुआ है, वो ऑब्जेक्ट स्मूथ है या वो ऑब्जेक्ट रफ सरफेसेस है। क्योंकि हमें पता है कि रफ सरफेसेस जो होती हैं, खुरदरी सरफेस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जो है या लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, कम से कम रिफ्लेक्ट होती है। और जो स्मूथ सरफेस होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन या लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करती हैं रेडिएशन। सेकेंड वन है हमारे पास सरफेस टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी का जितना ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर होगा उससे उतनी ज़्यादा रेडिएशन निकल रही होगी, ठीक है। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो कम से कम रेडिएशन वहाँ से इमिट आउट होंगी। थर्ड वन इज हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सरफेस का उतना ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। और सरफेस एरिया अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी। तो ये हमारे पास तीन इसके फैक्टर हैं। ये भी आप लोगों ने एज ए शॉर्ट के तौर पर करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रेडिएशन, कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, सरफेस टेम्परेचर एंड लास्ट वन इज सरफेस एरिया। अब एक रूम के अंदर हमने एक हीटर, वो कोल हीटर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है, वो हमारे पास गैस हीटर हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने रूम को कैसे हीटअप करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, वो हमारे पास कन्वेक्शन में ऑल डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकती, लेकिन जो रेडिएशंस हैं वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करती हैं। तो इट मीन्स रूम के अंदर जो हम हीटर ऑन करते हैं तो हमारा रूम जो हीटअप होता है वो थ्रू रेडिएशन होता है, ठीक है। रेडिएशन के जरिए हमारा रूम जो है वो हीटअप किया जाता है। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम?
वाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। तो वाई डज अ कप ऑफ हॉट टी, हाँ जी, हॉट टी गर्म चाय का एक कप है, हम रूम के अंदर प्लेस करते हैं, थोड़ी देर बाद वो ठंडा क्यों हो जाता है? देखिए, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को इमिट कर रहा होता है और कम से कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो जब रेडिएशन उससे ज़्यादा निकलेंगी और हमारे इन्वायरमेंट में जाएंगी, ठीक है, तो रेडिएशन जब ज़्यादा से ज़्यादा इमिट आउट होंगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? रूम टेम्परेचर पे जाके रुक जाएगा। रूम टेम्परेचर हम सपोज करते हैं 21 है या 22 है या 30 है या 25 है, जो भी रूम टेम्परेचर होगा वहाँ तक उस टी कप ऑफ हॉट टी का टेम्परेचर जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की फॉर्म आ जाती है। टी का और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब दोनों का सेम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएंगे, तो ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए कप ऑफ हॉट टी जो होता है वो आफ्टर सम टाइम कोल्ड हो जाता है। कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि वो बर्फ बन जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है रूम टेम्परेचर तक जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर हॉट टी का ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट का कम होता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उनका आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर हम ऊपर से कोई चीज़ कवर ना करें, अगर कवर्ड कर दें कप ऑफ हॉट टी को, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए। व्हाट डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर, पानी का एक ग्लास है जिसमें हमारे पास यह ठंडा पानी है। अब ये कह सकते हैं उसमें आइस भी है और वाटर भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करें। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और कम से कम रेडिएट करेगा। और के साथ ये बातें सुननी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जब वो एब्जॉर्ब करेगा, इट मीन्स इन्वायरमेंट से उसके अंदर टेम्परेचर उसका इंक्रीज होना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? जो रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर तक वो आएगा और वो उतना हॉट हो जाएगा। लेट्स सपोज 21 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो जो ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर था वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की फॉर्म आ जाएगी। दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का और ग्लास चिल्ड वाटर का, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप हो जाएगा। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।